गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लॉर्ड सभा का टॉपिक जारी रखते हुए आज हम बात करेंगे लॉर्ड सभा के विशेषाधिकार क्या हैं और निर्योग्यताएं क्या हैं। लॉर्ड सभा के सदस्यों को विचार अभिव्यक्त करने, संसद का अधिवेशन बुलाने, सदन के बहुमत दल के निर्णयों के विरुद्ध संसद की पत्रिकाओं में लिखित विरोध प्रकाशित करने आदि के विशेषाधिकार मिले हुए हैं। लेकिन कुछ असमर्थताएं भी हैं, कुछ उनके ऊपर बंदिशें हैं, कुछ वो नहीं कर सकते हैं। जैसे उन्हें संसदीय चुनाव में मताधिकार प्राप्त नहीं है, वे लोक सदन के चुनाव के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़े नहीं हो सकते। 1963 के पियरेज एक्ट पारित होने के बाद अब उपाधि का परित्याग करके निर्वाचन द्वारा लोक सदन की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मतलब ये इसलिए कि उधर आप एक बार पियर बन गए हो तो आप इधर लोक सदन के सदस्य नहीं बन सकते। पियरेज का एक बार परित्याग कर देने का निर्णय वापस नहीं लिया जा सकता। तो पियर होना आप त्याग दोगे तभी आप लोक सदन का चुनाव लड़ सकते हो। संसदीय कार्य के लिए पियरों को कोई वेतन नहीं मिलता, किंतु यदि वे सब बैठकों में से 1/3 बैठक में शामिल हों तो उन्हें यात्रा व्यय दिया जाता है। अब बात करते हैं हम लॉर्ड सभा की गणपूर्ति और कार्यप्रणाली के बारे में। संसद के दोनों सदनों का प्रारंभ और सत्रावसान साथ साथ होता है। शुरू भी साथ होते हैं, बंद भी साथ होते हैं। लॉर्ड सभा का अधिवेशन लगभग सप्ताह में केवल 4 दिन, सोमवार से गुरुवार तक होता है, और वह भी लगभग 2 घंटे प्रतिदिन। सदन में उपस्थिति बहुत ही कम रहती है। 1957 के सुधार अधिनियम के परिणाम स्वरूप अब औसत उपस्थिति 120 हो गई है, लेकिन फिर भी बहुत कम रहती है। और इसलिए हम उनका जो कोरम है कि कोरम की जो पूर्ति है केवल 3 सदस्यों की उपस्थिति है, और विधि पारित अगर उनको करना हो, कोई कानून पास करना हो तो 30 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। लॉर्ड सभा के विवाद प्रायः उच्च स्तरीय होते हैं। इनकी जो समिति की जो पद्धति है, कमेटी सिस्टम है, वो जो पद्धति है वो काफ़ी सरल है। एक समिति वह है जो पूरे सदन की है, और दूसरी एक स्थायी समिति है जो प्रथम समिति द्वारा पारित विधेयकों में संशोधन करती है। पहला काम पहली कमेटी ने कर दिया, सेकंड जो कमेटी है स्थायी कमेटी, वो उसमें संशोधन करती है। सभा की समकालीन और प्रवर समितियां भी होती है जो विशेष प्रकार के कानूनों पर विचार करती है। इनके लिए 2 स्थायी आदेश हैं इस सभा के लिए। एक तो कोई भी सदस्य एक ही विषय पर 2 बार नहीं बोल सकता, और दूसरा कि जो आदेश दिया हुआ है उसके अधीन जो वाद विवाद का जो विषय है उससे अलग, उससे भिन्न कुछ भी नहीं बोलना, असंबद्ध कुछ भी उनको नहीं बोलना है। अब हम आते हैं लॉर्ड सभा के संगठन के ऊपर। लॉर्ड सभा का जो सभापतित्व है, जो चेयरमैन है, वो होते हैं लॉर्ड चांसलर। वह वूलसैक लॉर्ड चांसलर की विशिष्ट गद्दी पर बैठकर कार्यक्रम का संचालन करता है। एक विशेष गद्दी जिसको वूलसैक कहते हैं। वह सदन का पदेन सभापति होता है। राजा की तरफ से कुछ अन्य पियरों की नियुक्ति भी होती है जो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष का कार्य करते हैं, और उन्हें उपाध्यक्ष यानी डेप्यूटी स्पीकर कहा जाता है। लॉर्ड चांसलर मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, यानी जो गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर की जो मंत्रिमंडल है उसका सदस्य होता है लॉर्ड चांसलर, और इधर वो लॉर्ड सभा का सभापति भी है। लॉर्ड चांसलर मंत्रिमंडल का सदस्य होता है जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से राजा
यानी राजमुकुट के द्वारा की जाती है। सदन में अनुशासन संबंधी अधिकार संपूर्ण सभा को सम्मिलित रूप से प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कानून बनाए रखना या अनुशासन बनाए रखना केवल लॉर्ड चांसलर का काम है। सदस्यगण सभापति को संबोधित ना करके सदन को संबोधित करते हैं, अर्थात वो माय लॉर्ड नहीं कहते बल्कि माय लॉर्ड्स कहते हैं, कि सभी लोगों को संबोधित करके। लॉर्ड चांसलर को निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता। उनकी शक्तियां लोक सदन के अध्यक्ष की शक्तियों से बहुत कम है। लॉर्ड सभा की सभी समितियों का एक लॉर्ड सभापति होता है, जिसके कार्य वही होते हैं जो लोक सदन की अर्थोपाय समिति के चेयरमैन, जो चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑफ वेज एंड मीन्स है, उसके होते हैं। वही सारे सदन की समिति का सभापति होता है। सदन के स्थायी कर्मचारियों के सदन का लिपिक, जेंटलमैन अशर ऑफ द ब्लैक रॉड व सार्जेंट एट आर्म्स प्रमुख होते हैं। ये जो नाम है ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, ये स्पेशली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश सिस्टम में ही है। तो ये सब हमने जाना लॉर्ड सभा के संगठन, उसके कार्यप्रणाली और उसकी समितियों के बारे में।